हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में। साथियों, यूपी पीसीएस प्री 2024 अब मात्र 30 दिन बचे हैं, जिसमें से अब हम आपको डेली पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए टेस्ट हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ये PDF का सॉल्यूशन और PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप इसे दोबारा भी सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आज हम भारतीय इतिहास देखेंगे और भारतीय इतिहास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से मोस्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, वो सब प्रश्न इसमें रखे गए हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न कैसे हैं। तो हम इसे 2 वीडियो में सॉल्व करेंगे, पहले 75 क्वेश्चन, फिर दूसरा 75 क्वेश्चन, ठीक है। पहले एंशिएंट मेडिवल जहाँ तक होगा उसे कर लेंगे, उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों के उत्पादित का वर्णन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तीसरा है, ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगरीष वंश को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। चौथा है, लोक मुद्रा विदर्भ राजा की कन्या थी जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है 1 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 या सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, टुवर्ड्स सक्सेस करके सर्च करेंगे, टुवर्ड्स सक्सेस 87 तो मिल जाएगा। कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, ठीक है, जिसमें से 2 से 7 मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं और 10वां मंडल सबसे नवा माना जाता है। पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का माना जाता है, ठीक है। 10वां मंडल जिसमें महत्वपूर्ण पुरुष सूक्त भी है, ये सबसे बाद का है। प्रत्येक मंडल, जैसे 10 मंडल हैं, 10 मंडलों से संबंधित तथा उससे संबंधित ऋषि जो हैं उसे देख लीजिए। तो प्रथम से हैं ऋषि सम्मिलित हैं, द्वितीय में गृहस्मद हैं, तीसरे में ऋषि विश्वामित्र हैं, चतुर्थ में वामदेव हैं, पंचम में ऋषि आत्री हैं, छठा में ऋषि भारद्वाज हैं, सातवें में ऋषि वशिष्ठ हैं, आठवें में ऋषि अंगिरा है, 9वां में सोम को समर्पित है, 10वां महासूक्त को समर्पित है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, ठीक है। आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा है, अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था। तीसरा, अजंता की खोज 1819 में ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। चौथा, अजंता की मुख्य ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र था। ऑप्शन 1 है 1 2, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 2 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन सी 1 2 4, इसमें से कथन सही है, ठीक है। 1 2 4, ऑप्शन 3 इसका गलत आंसर है। ऑप्शन 3 इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन डी सही है, सॉरी, उपयुक्त सभी सही है इसका, ठीक है। इसका है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण और बौद्ध धर्म संबंधित चित्र है। बौद्ध धर्म के चित्र महायान शाखा से संबंधित है, ठीक है। हम प्रश्न तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो वाग्भट्ट ने इसकी रचना की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वाग्भट्ट ने आयुर्वेद की प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। धन्वंतरी भी एक आयुर्वेद चिकित्सक था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, ठीक है। तो ये किसके दरबार में धन्वंतरी रहता था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान था। नागार्जुन जो था ये बौद्ध दार्शनिक था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न चौथा है,
ऋग वैदिक कालीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सभी आर्यों का प्राचीनतम संस्था थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, एक दो तीन, कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है केवल एक। ठीक है, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं था। सभी आर्यों का प्राचीनतम संस्था थी, ये भी नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक, वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। कृषि उनका गौड़ धंधा था। आर्यों का प्राचीनतम सभा विदत थी। इसमें जनसभा भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसकी जो प्राचीनतम थी संस्था थी वो विदव थी। ठीक है, और इसमें जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो पशुपालन था। सब पहले पशुपालन करते थे, और जो कृषि था वो गौड़ था। ठीक है, गौड़ मतलब मुख्य नहीं था, उसके बाद में आता है। पांचवा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया गया, ये सही है। ठीक है, दूसरा है बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था एवं जात व्यवस्था का विरोध किया। तीसरा है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था। महात्मा बुद्ध ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। यह अनात्मवादी धर्म है, इसे आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। अन्य सभी कथन बौद्ध धर्म के बारे में सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दिया है, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। दूसरा है, दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 11वें शिलालेख में अशोक को धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 1 और 3, चौथा है 1 2 3। इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया, तो ये राइट आंसर है, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख थे उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला था दीर्घ शिलालेख, दूसरा है लघु, तीसरा है पृथक, चौथा है दीर्घ स्तंभलेख और चौथा है 5वां है लघु स्तंभलेख। ठीक है, तो ये 5 श्रेणियों में बांटा गया है। दूसरा है और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, ये भी सही है। ठीक है, और 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति नहीं बताई गई है। इसमें जो बताई गई है ये 12वें शिलालेख में बताई गई है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया है। कारण है, शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है। निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कथनीय तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बी है कथनीय तथा कारण दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी है कथनीय सही है परंतु कारण आर गलत है। डी है कथनीय गलत है परंतु कारण आर गलत है। ठीक है, सही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो कथनीय और कारण आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो मौर्योत्तर काल था उसमें शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण था, जो नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों का समाविष्ट करने की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। 8वां प्रश्न आ जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? पहला, मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। बी है चन्नीदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। सी है कालीबंगा से हल की आकृति खिलौना प्राप्त हुआ है। डी है सुरकोटता से घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इसका जो सही है वो ऑप्शन सी गलत है। कालीबंगा से हल की आकृति और खिलौना प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। हल की आकृति खिलौना बनावली जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो राजस्थान में, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अन्य सभी कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैसी ये गलत है। ठीक है, कालीबंगा से नहीं, बनावली से प्राप्त हुआ है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में भारत के आगमन पहले से बाद का क्रम लगाइए। ठीक है, तो कौन कौन पहले आए कौन बाद में आए इसका क्रम लगाना है। ठीक है, चाउ जुकुआ, दूसरा है मैनसांग, तीसरा है सिंह, चौथा है फाइयान। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सही है, या 4 2 3 1 सही है।
या 4-2-1-3 सही है, या 2-4-1-3 सही है। ठीक है, तो नौवा का ऑप्शन हो जाएगा बी, 4-2-1-3 सही है। ठीक है, सबसे पहले फाहियान आता है। ये फाहियान जो आता है ये प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था और यह 399 ईस्वी में भारत आया था। तो ये कब आया था फाहियान? 399 ईस्वी में आया था। ठीक है, होनसांग जो आया था वो 629 ईस्वी में आया था, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ठीक है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। ईत्सिंग जो आया था 673 में आया था। ठीक है, और जो चाउ जो कुआ है वो 1225 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-3-1 सही आंसर है। 10वां का है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन अधिकारी और कार्य, महामात्र का कार्य, ग्रामीण जनपदों की देखरेख, सन्निधिता का कार्य, राजकीय कोष की देखरेख, आठवीं का कार्य, वन विभाग का प्रधान, उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका सही आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल 1-2 दोनों हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 1-2-3 दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, इसका केवल एक सुमेलित है। ठीक है, एक सुमेलित नहीं है केवल इसमें से, और सभी सुमेलित है। सुमेलित नहीं है पूछा है। तो महामात्र जो होता था ये ग्रामीण जनपदों की देखरेख नहीं करता था, ये उच्च अधिकारी था जो नगर प्रशासन की देखभाल करता था। ग्रामीण जनपदों की देखरेख रज्जुक नामक अधिकारी करता था। अन्य दो सही। हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुप्तकालीन अधिकारी और कार्य जो उनके थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है गोप्ता जो सीमांत प्रदेशों की शासक, दूसरा है महादंड नायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, तीसरा है महाबलाधिकृत सेना का सेनापति, चौथा है भाट जो दूत तथा पुलिस कर्मचारी है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, ऑप्शन ये गोप्ता जो सीमांत का प्रदेश अधिकारी शासक होता था, ये राइट आंसर है। महादंड नायक जो होता था ये न्यायाधीश होते थे। ठीक है, ये पुलिस विभाग का अध्यक्ष सर्वोच्च अध्यक्ष नहीं होते थे, इसलिए ये रंग आंसर है। तो ऑप्शन बी इसका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर और नदी, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा है, चन्हूदड़ो रावी नदी के किनारे बसा है, आलमगीरपुर हिंडन नदी और मांडा चेनाब नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो चन्हूदड़ो जो है रावी नदी के तट पर नहीं बसा है। ठीक है, ये चन्हूदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर बसा है। यह स्थल मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज किसने किया था? तो एमजी मजूमदार ने की थी। यहाँ से वक्राकार ईंट, मनके, सीप आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थल से संबंधित जो नदियां हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। रोपड़ है जो सतलज नदी में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी में है, मांडा चेनाब नदी पे है, श्वेतकांगे डोर है जो दास्क नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, बनावली सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक, आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल का नियमित करों की स्थापना हुई थी। इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? तो पहला, इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी, ये भी राइट आंसर है। तीसरा है, शतपथ ब्राह्मण में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। तो ये जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें चारों ब्राह्मणों का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, वो सॉरी चारों आश्रमों का वर्णन विवरण नहीं मिलता है। ये जो मिलता है ये चारों आश्रमों का विवरण जवालोपनिषद में मिलता है। जो चार आश्रम थे वो कौन कौन थे? वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास थे। आप बताइए पांचवा कौन सा जोड़ा था? आप उसे जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, सही है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है? तो जस्टिन, एथनियस, प्लूटार्क, एपियानस। ठीक है, ऑप्शन ए है प्लूटार्क, ऑप्शन बी है एपियानस, सी है जस्टिन, डी है एथनियस। ठीक है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एपियानस द्वारा। एपियानस द्वारा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन किया गया। ठीक है, यह युद्ध 305 ईस्वी में लड़ा गया था, ईसा पूर्व में लड़ा गया था। युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ था और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था।
मेगस्थनीज को दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि धर्म प्रचार बंधु थी? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की उपाधि जो थी धर्म प्रचार बंधु थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु मिलती है। कुछ अन्य गुप्त राजा में उनकी उपाधियां हैं, उसे हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजा धीराज की थी, समुद्रगुप्त की थी पराक्रमांक धर्म प्रचार बंधु, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की थी जो थी विक्रमादित्य थी और विक्रमांक थी, ठीक है। और जो कुमारगुप्त का था महेंद्रदित्य और शक्रादित्य था, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो जो 15 नंबर है, 15 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन बी था, ठीक। देखते हैं 16 नंबर और 17 नंबर। 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? संप्रदाय और संस्थापक अक्रियावादी मखली गोसाल, भौतिकवादी अजित केश कमलिन, संदेहवादी पूरन कश्यप, नित्यवादी संजय बेलुद पुत्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है उसका हो जाएगा बी, भौतिकवादी जो है अजित केश कमलिन इसके संस्थापक थे, ठीक है। और सारे के जो प्रश्न है अक्रियवादी के थे, तो अक्रियवादी के पूरन कश्यप थे, संदेहवादी के संजय बेलुद पुत्र थे, ठीक है। और जो नित्यवादी थे वो पकुघ कच्चायन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर है, 17 नंबर है, निम्नलिखित में से अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी? तो आप सबको ये पता होगा, ये 14वें वर्ष में इसने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा और इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जो 8वें वर्ष थे, तो 8वें वर्ष में जानते हैं कलिंग युद्ध किए थे, और 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा किए थे, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम 18 नंबर प्रश्न पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर मेरुरु अभिलेख चोल काल स्थानीय शासन की जानकारी देता है। कुर्रम जो है चोलकालीन ग्राम संघ था। मणि ग्रामम ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि थी। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आप बताइए, पहला दूसरा, केवल एक, केवल दो तीन, एक दो तीन, सभी। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल एक और दो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तीसरा जो है ये मणिग्राम जो था ये एक श्रेणी थी, ठीक है, व्यापारियों की जो एक श्रेणी थी और समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार में संलग्न थी। इसके अतिरिक्त में लिंजेर और नाना देशी भी व्यापारिक श्रेणी थी। 19 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं हम, देखते हैं 19 की तरफ। यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप सभी तो बार बार प्रश्न पढ़े होंगे, तो ये मिलिंद पर्वों में मिलता है। मिलिंद पर्वों की रचना किसने की थी? तो नागसेन ने ही इसकी रचना की थी। किस भाषा में थी? ये पाली भाषा में थी, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप ग्रंथ मिलता है। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो आप इसे जानते होंगे, ठीक है। कौन सा होगा? पहला अजातशत्रु, बी है कालाशोक, सी है अशोक, डी है कनिष्क, ठीक है। तो पहले हम बता दें इसका जो सही राइट आंसर बता देते हैं। पहला है कालाशोक, ठीक है। 20 का हो बी कालाशोक होगा। वैसे हम बता देते हैं कब पहले हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, RVPK, ठीक है। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, ठीक है, और कुंडलवन कश्मीर। पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। इसके जो शासक हैं उसे भी याद कर लीजिए, AK, ठीक है, AK, ठीक है। मतलब पहला हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा हो जाएगा कालाशोक, तीसरा हो जाएगा अशोक, चौथा हो जाएगा कनिष्क, ठीक है। तो AK, RVPK, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं हम सब। निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? पहला है कुरल, दूसरा है तोलक्काप्पियम, तीसरा है मणिमैखले, चौथा है शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, ठीक। इसको बाइबिल, इसका जो अलग है, ये बाइबिल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। तमिल का बाइबिल या पंचम वेद भी माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया था कुरल, ठीक है। 22 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला भीतर गांव का मंदिर खजुराहो, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ये भीतर गांव का मंदिर जो है ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 23 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शून्यवाद रामानुजाचार, अद्वैतवाद वल्लभाचार, शुद्ध अद्वैतवाद नागार्जुन, विशिष्ट द्वैतवाद कहना है विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य। तो इसको सुमेल करना है। इसका सुमेलित ऑप्शन है पहला का ए है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। बी ऑप्शन है तीसरा दूसरा पहला चौथा, सी है तीसरा चौथा पहला दूसरा, डी है तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? तो शून्यवाद के प्रतिपादक जो हैं नागा अर्जुन है, तो ये शून्यवाद के प्रतिपादक नागा अर्जुन हो जाएंगे। अद्वैतवाद के जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे शंकराचार्य। ठीक है, दूसरा का चौथा। सी का जो हो जाएगा, ठीक है, तो सी का जो हो जाएगा शुद्ध अद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य है, और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर है, महावीर स्वामी के 11 गणधरों में से कौन एक गणधर महावीर की मृत्यु के बाद जीवित था? सुधर्मन, क्षमाश्रमण, चंदना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा सुधर्मन। अशोक के अभिलेखों में कौन से अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखित हैं? तो पहला है सहवाजगढ़ी अभिलेख, दूसरा है कालसी अभिलेख, तीसरा है मानसेहरा अभिलेख, चौथा है तक्षशिला अभिलेख। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो है 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए है केवल एक, बी है 1 और 2 1 और 4, सी है 2-3, डी है 1 और 3। तो सहवाजगढ़ी और तक्षशिला जो है ये इनका है जो खरोष्टी लिपि में लिखा है, तो ऑप्शन 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य, ह्वेनसांग हंसवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इत्सिंग स्कंदगुप्त। तो इसका कौन सा उत्तर सही नहीं है, मतलब जो यात्री हैं किसके शासनकाल में आए थे, ठीक है, वो दिया है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, इत्सिंग जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में नहीं आया था। ठीक है, तो इत्सिंग जो आया था ये क्या नाम है इनके, सत्ताईस नंबर है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। खजुराहो मंदिर चंदेल शासक, मीनाक्षी मंदिर पल्लव शासक, महाबलीपुरम मंदिर पांड्य शासक, एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासक। तो इसको किसने किसने बनवाया था उसको सुमेल करना है। तो इसका राइट आंसर 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला हो जाएगा। खजुराहो मंदिर चंदेल शासक ने बनवाया था, मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासक ने बनवाया था, महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासक ने बनवाया था, और एलोरा मंदिर राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर है, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो पहला है ललित विस्तार, दूसरा है मिलिंद, तीसरा है सारिपुत्र प्रकरण, चौथा है अवदान शतक। तो 28 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललित विस्तार। ठीक है, 29 नंबर है, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी की स्रोत कहाँ है? तो अशोक के रुमनदेह स्तंभ लेख, दूसरा है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, तीसरा है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, चौथा है स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख। तो जो 29 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है। 30 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बाणभट्ट रामचरित, बिल्लड़ मूषिक वंश, अतुल हर्षचरित, संध्याकर नदी विक्रमांक देवचरित। तो इसको सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किसकी है, ठीक है, किस लेखक ने कौन सी रचना की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट किसने की है, तो हर्षचरित। तो ए का तीसरा केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन सी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य ने लिखा था। ठीक है, और जो अतुल था, अतुल इसे लिखा था मूषिक वंश ने,
और संध्याकर नदी रामचरित की रचना है। ठीक है। 31 नंबर है वैदिक साहित्य से संबंधित रचनाएं और उनके लेखकों से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। साहित्य और लेखक कौन कौन से हैं? निरुक्त, यास्क, छंदशास्त्र, कंबन, वेदांग ज्योतिष, लब्धमुनि, अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है। तो डी का जो चौथा सही है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने ही लिखा था। ठीक है। गलत युग्म पहचान करना है तो अष्टाध्यायी पाणिनि डी सही है। ठीक है। और उसके बाद में कौन सा है? निरुक्त यास्क ने लिखा था, ये भी सही है। छंद शास्त्र किसने लिखा था? छंद शास्त्र जो लिखा गया था ये पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया था, तो ये ऑप्शन गलत है और सभी सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर है पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अंतर्वर्मन चोडगंग ने करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए अपनी बाईं हाथ की उंगलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था? तो 32 नंबर का बत्तीस नंबर का जो होगा अमोघ वर्ष, 32 नहीं 33 नंबर का ऑप्शन ए अमोघ वर्ष, ऑप्शन बी दंतिदुर्ग, ऑप्शन सी गोविंद द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्ण द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का हो जाएगा अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है। 34 नंबर है पाषाणकालीन निम्नलिखित स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। लोहरादेव, आदमगढ़, बागोर, पल्लवरम। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा जो लोहरादेव। ठीक है। उसके बाद आएगा बागोर आएगा, फिर आएगा आदमगढ़ आएगा, फिर पल्लवरम आएगा। ठीक है। तो 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लोहरा देव जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है। और बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। ठीक। आदमगढ़ मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो पल्लवरम है ये मद्रास के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर 2 3 1 4 सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनमें से किस शासक का उल्लेख नहीं है? तो कनिष्क, अशोक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क का इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है। इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण समय समय पर अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के समय में उनके राज्यपालों द्वारा करवाया गया था। कनिष्क का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में नहीं मिलता है। ठीक है। तो 36 नंबर आ जाइए। ह्वेन सांग के अनुसार किस शासक ने बोध गया के बोध वृक्ष को कटवा कर गंगा नदी में फेंक दिया था? तो इसको किसने कटवाया था? तो शशांक ने इसको कटवा कर गंगा नदी में फेंक दिया था। ठीक है। तो शशांक कहाँ का शासक था? तो गौड़ वंश का प्रमुख शासक था, तो शैव मत का कट्टर विरोधी था। ठीक है। पोषक था। बोध गया में इसने बोध वृक्ष को कटवा कर गंगा में फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर है। 37 नंबर है निम्नलिखित में वेद और उनके अध्ययन से पूर्व जिस देवता का आवाहन किया जाता है उसका गलत पहचान कीजिए। ऋग्वेद जल का आवाहन, सामवेद दौत्य का आवाहन, यजुर्वेद अंतरिक्ष का आवाहन, अथर्ववेद चारों दिशाओं का आवाहन। ठीक है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद जल का आवाहन नहीं, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता है। ठीक है। किंतु बाद में वेदों के साथ अलग अलग देवताओं को जोड़ दिया गया। ऋग्वेद के अध्ययन से पूर्व पृथ्वी का आवाहन किया जाता है एवं अग्नि की आहुति दी जाती है और सभी युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 38 नंबर है निम्नलिखित में बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? बुद्धचरित, अश्वघोष, सूत्र अलंकार, असंग, मिलिंद पनोह, आनंद, मध्यम कारिका, नागार्जुन। तो मिलिंद पनोह आप सब जानते हैं किसने लिखा है? तो मिलिंद पनोह नागसेन द्वारा रचित रचना है। ठीक है। पाली भाषा में ये रचना रचित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर इनमें से किस जानवर का चित्रांकन नहीं है? अश्व, हाथी, बाघ, भैंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व, इसमें घोड़ा का चित्रांकन नहीं है। मोहनजोदड़ो मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में विशेष रूप से इस मोहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिनी ओर एक हाथी, एक बाघ और बाएं ओर एक गैड़ा, एक भैंसा खड़े हुए हैं। ठीक है। और अश्व नहीं है इसमें। संगम युग किस वंश का राज्य चिन्ह धनुष था? तो संगम युग के किस वंश का राज्य चिन्ह धनुष था? तो पहला है चोल, दूसरा है चेर, तीसरा है पांड, चौथा है शैल पुत्र का। तो चेर वंश का जो था ये इसका राज्य चिन्ह धनुष था। 41 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर भारत में 19 माह में रहा लेकिन ब्यास नदी के आगे न बढ़ पाया। सिकंदर के भारत आक्रमण के तक्षशिला का शासक आम्भी और हिंदुकुश के शासक शशिगुप्त ने सिकंदर की सहायता की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है।
42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? पहला है चरक, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है अश्वघोष, चौथा है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो था ये अश्वघोष, चरक एवं नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे, वह पतंजलि जैसे विद्वान शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े चिकित्सक थे, इन्होंने चरक संहिता जैसी पुस्तक की रचना की थी। 43 नंबर है, लेखकों और पुस्तकों के गलत युग्मों की पहचान कीजिए। कीर्ति कौमुदी, सोमेश्वर, बृहद कथाकोश, हरिसेन, हितोपदेश, जिनसेन, रामायण मंजरी, क्षेमेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हितोपदेश। हितोपदेश की रचना जो किसने की थी? तो ये नारायण नामक लेखक ने हितोपदेश की रचना की थी। ठीक है, संस्कृत शिक्षण का यह प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 44 नंबर है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? तो ये भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि उसने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर है, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ पर की थी? तो जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने पावापुरी में की थी। ठीक है, सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के समय विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिले इलाही की उपाधि धारण की, रक्त और लौह की नीति अपनाई, सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया। इसके काल में मंगोल आक्रमणकाली चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम में आया था। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था, इल्तुतमिश के समय भारत में आया था। ठीक है, 47 नंबर है, 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे में शामिल नहीं हुआ? बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो इसमें जो शामिल नहीं होता है ये बरार शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए। महाभारत अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है, राजतरंगड़ी टोडरमल ने, अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने। उपयुक्त में से सुमेलित है, तो इसका जो सुमेल है तो 1 और 3 सुमेल है, और राजतरंगड़ी जो है टोडरमल ने नहीं किया था, बल्कि महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। राजतरंगड़ी का फारसी अनुवाद मौलाना शहरी ने किया था। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ठीक है, 49 नंबर है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। राबौर का युद्ध 712 में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, चंद्रावर का युद्ध 1192। तो चंद्रावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें ये पृथ्वीराज और लड़ रहे थे, जिसमें थे वो हार गए थे और अम्बेटी जीत गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन, हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक बादशाह गयासुद्दीन तुगलक। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है ये इल्तुतमिश द्वारा निर्मित करवाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए 50 क्वेश्चन हम किए हैं। अब नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन आज शाम तक अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।